नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम करेंगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल देखेंगे। आज दो बड़े आर्टिकल हम उठाने वाले हैं। पहला आर्टिकल है सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशनशिप को बताता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए एक पैक्ट साइन किया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पैक्ट में कौन कौन सी बातें हैं, सऊदी अरबिया को क्या चाहिए, अमेरिका को सऊदी अरब से क्या चाहिए। अब सऊदी अरब को अमेरिका साधना चाहता है क्योंकि एक तरफ से तो चीन सऊदी अरब को अपनी तरफ खींच रहा है। अमेरिका कैसे पीछे रहेगा, वो भी गया, उसने भी अपना साइन कर लिया। दूसरी नंबर की बात यह है ईरान को काउंटर करना है या फिर जो इजराइल है उसको मान्यता देने वाली बात हो। अब ऐसा बोला जाता है कि सऊदी अरब में बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं। यदि सऊदी अरब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर देता है तो इसका मतलब ये है सऊदी अरब और अन्य जो मुस्लिम कंट्री हैं इसकी बात मान लेंगे और इजराइल को ये लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। इस प्रकार से अमेरिका ये दो चीज़ें अपने मन में बैठा लिया है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से कौन कौन सी डिमांड है इसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी नंबर की बात यह है कि भाई इनका रिलेशन कैसे चला आ रहा है, क्या एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्या इनके रिश्तों में उतार चढ़ाव आया है, इन सब के बारे में चर्चा होगी। अगला जो एडिटोरियल डिस्कस किया जाएगा वो तमिलनाडु में नकली शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से जो डेथ हुई है उसके ऊपर है। तो देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं न केवल तमिलनाडु में घटित हो रही हैं बल्कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की घटनाएं हम देखते हैं। आखिर लोग मजबूर क्यों हो रहे हैं नकली शराब पीने के लिए, सस्ती शराब पीने के लिए? सरकार ने जो दुकानें खोल रखी वहां पर लोग जाकर के क्यों नहीं खरीदते हैं? सबसे पहले तो इस चीज को हमें समझना होगा। दूसरे नंबर की बात यह है ऐसी चीजें जो शराब में मिलाई जा रही हैं उसका नशा बढ़ाने के लिए, जो कि इंसान के लिए घातक होती, उन चीज की खरीदी और बिक्री इतनी आसान क्यों है? लोगों को कैसे करके आसानी से ये सारी चीजें प्राप्त हो जा रही, इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के तमिलनाडु में जो घटना घटित हुई है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो छोटी मोटी स्टोरी टाइप से है, लेकिन इसके अलावा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार ने क्या कुछ उपाय इसके लिए अपनाए हैं, पहले हिस्ट्री में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इस प्रकार की घटना वहां पर घटित हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं यूएस एंड सऊदी अरब के रिलेशनशिप को। ये सऊदी अरबिया है, सऊदी अरब का आप मैप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए सऊदी अरब को चीन साधने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने यदि वहाँ की विजिट करी है, रसिया यदि वहाँ की विजिट कर रहे हैं, तो इस मामले में अमेरिका भी पीछे नहीं रह सकता है। पूरी मुस्लिम कंट्री को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है सऊदी अरब का। इसलिए अमेरिका हमेशा से सऊदी अरब को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। दूसरी बात यह है तेल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन, गैस जैसे महत्वपूर्ण संसाधन अवेलेबल रहेंगे किसके लिए? अमेरिका के लिए। साथ ही साथ वो अपने दुश्मनों के ऊपर दबाव डाल सकता है सऊदी अरब के माध्यम से कि आप उनको तेल मत बेचिए। इसलिए सऊदी अरब हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है स्ट्रेटजिकली अमेरिका के लिए। हाल फिलहाल में स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट जारी किया गया है यूएस एंड सऊदी अरबिया के बीच में। तो अमेरिका कौन कौन सी चीज़ें ऑफर करेगा सऊदी अरबिया को, साथ ही साथ सऊदी अरबिया क्या चाहता है अमेरिका से, इसके ऊपर इस आर्टिकल में फोकस किया जाता है। सबसे पहले तो हम इतिहास की बात करते हैं कि जो सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशनशिप है ना, काफ़ी पुराने रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हमको बदलाव भी बहुत सारे देखने को मिले, जैसे कि 1973 के दशक की यदि हम बात करें तो उस समय में ऑयल एम्बार्गो, मतलब ऑयल का जो ट्रेड है उसमें बैन लगाया गया। जमाल खाशोगी
का मर्डर होता है 2018 में। इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी अप्स एंड डाउन वाली रही हैं अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच में। हालांकि फिर भी देखा जाए ना तो यहाँ पर हमको दो छवियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है। द फर्स्ट इंसिडेंस वाज मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। मतलब हम इतिहास की यदि हम बात करें तो जो पहली घटना अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सऊदी अरब के राजा अब्दुल अजीज अल सऊद के बीच 1945 में वैलेंटाइन डे पर, ठीक है, एक अमेरिकी क्रूज़र पर बातचीत होती है, ठीक है। इससे क्या हुआ, पिछले कई समय से जो दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप बंद हो गया था वो फिर से यहाँ पर चालू हो जाता है। इसके बाद सेकेंड नंबर की बातचीत हमको कहाँ पर दिखाई देती है, 15 जुलाई 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच रियाद में बातचीत होती है, ठीक है, जो कि व्यापक पैमाने पर मोर इक्वल एंड लार्जली ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप मानी जाती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट की। रियाद और वाशिंगटन दोनों ही अभी नए रिलेशनशिप, अपग्रेडेड रिलेशनशिप की तरफ में बढ़ रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट। शॉर्टकट में इसको SAA बोला जाता है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर 3 इंटर रिलेटेड, मतलब 3 हमको परस्पर संबंध घटक देखने को मिलते हैं। इसमें क्या क्या है, बायलैटरल है, रीजनल है एंड ग्लोबल है। 3 लेवल पर ये काम करेंगे। बायलैटरल लेवल पर यदि हम बात करें तो करंटली जो बायलैटरल अलायंस है स्ट्रेटजिक डिफेंस पैक्ट है, मॉडल्ड ऑन US जापान ट्रीटी। जैसे कि अमेरिका ने जापान के साथ में ट्रीटी किया है, ठीक उसी प्रकार से स्ट्रेटजिक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अभी हाल फिलहाल में रसिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में रिलेशनशिप हुआ है। साथ ही साथ US प्रोवाइड करेगा रियाद को, सऊदी अरब को स्टेट ऑफ द आर्ट F-35 स्टील्थ फाइटर जेट सेल्फ डिफेंस के लिए। क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट प्रोवाइड करेगा सेल्फ डिफेंस के लिए। साथ ही साथ वाशिंगटन अपीयर टू एग्री टू प्रोवाइड सऊदी अरबिया विथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल यूज़। साथ ही साथ अमेरिका क्या है, उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा। अब इतना सारा ऑफर दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, तो जाहिर सी बात है सऊदी अरबिया भी अमेरिका के साथ आना चाहेगा। वहीं यदि हम रीजनल लेवल पर देखा जाए ना, तो रीजनल लेवल में सऊदी अरब चाहता है कि गाजा का युद्ध रुके और इसके लिए अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। एंड सम प्रोग्रेस टुवर्ड ए 2 स्टेट सॉल्यूशन टू द इजराइल पैलेस्टाइन प्रॉब्लम। साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि दोनों देशों के बीच में समाधान होना चाहिए, कुछ प्रगति चाहता है, इसलिए भी उसको अमेरिका का साथ चाहिए। अब यदि हम बात करें इन सब चीज़ों के बदले में अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे और उसके साथ पूर्ण सामान्य राजनयिक संबंध बनाए। एंड ही आल्सो वांट सऊदी अरबिया टू सेफगार्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी। अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसको वो सेव करना चाहता है, एज नॉट टू गेट टू क्लोज टू वाशिंगटन्स राइवल। सऊदी अरब को पकड़ के रखना चाहता है ताकि वो रसिया या फिर चाइना की तरफ ना चला जाए, ईरान की तरफ नहीं भाग जाए। अब इस प्रकार से जो रिलेशनशिप हो रही है इसमें दोनों देश क्या चाहते हैं, अमेरिका क्या चाहता है, सऊदी अरब क्या चाहता है। देखिए, हालांकि देखा जाए अमेरिका को तेल वेल से कोई मतलब नहीं है सऊदी अरब के ऊपर उतना ज़्यादा, क्योंकि वो निर्भर नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के द्वारा अपने दीर्घकालिक समन्वय को छोड़ने की भी संभावना नहीं है कि इतने टाइम से हम अपने रिलेशन को बना के रखें, तो बिगाड़ना भी नहीं चाहते हैं। हालांकि एक बैलेंस करना है यदि हमको अमेरिका की ज़रूरत को कि मुझे सस्ती एनर्जी चाहिए ग्लोबल मार्केट में,
ठीक है। साथ ही साथ सऊदी अरबिया की ये इच्छा है कि भाई वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा सके, तो दोनों एक दूसरे की चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हैं। मतलब अमेरिका चाहता है मुझे सस्ता तेल मिले और सऊदी अरब चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले पैसा से। इस पैक्ट के माध्यम से ये इंश्योर किया जाएगा जो लार्ज शेयर ऑफ प्रोजेक्ट है MBSS विज़न 2030 के माध्यम से वो यूएस कंपनियों के पास जाए। इसका मतलब ये क्या हो गया है कि कंपनियों को फ़ायदा कौन सी कंपनियों को होगा? अमेरिकन कंपनी को यहाँ पर होने वाला है। एक और जो मेन रीज़न रहा था कि भाई जी जिनपिंग ऑलरेडी से प्रयास कर रहे हैं कि सऊदी अरबिया की तरफ से मेरे को थोड़ी सी मदद मिले या फिर मैं उसको अपनी तरफ कर सकूं। इस चक्कर में भी देखा जाए ना तो अमेरिका सऊदी अरब को साधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना की तरफ से विजिट करी जाती है रियाद की दिसंबर 2022 में, जो कि ऐतिहासिक राज की यात्रा मानी जाती है, जिसमें 3 शिखर सम्मेलन हुए थे। इसने वाशिंगटन को एकदम खलबली पैदा कर दी, मजबूर कर दिया कि मैं जा कर के कुछ बड़ी सी डील करके आ जाता हूँ। अब यदि हम बात करें कि यदि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे देता है तो ये 2 धार्मिक पवित्र स्थलों के संरक्षक के रूप में काम करता है। मतलब विश्व भर के 1.4 अरब मुसलमानों का नेतृत्व कर रहा है, लीडर है सऊदी अरबिया, इसलिए इसको अपने पक्ष में लाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब्राहम एकॉर्ड को यदि ये मान्यता दे देता है तो बहुत सारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, इसकी बात मानने को तैयार हो जाएंगी। इसलिए भी कहना चाहिए अमेरिका के द्वारा इसको साधा जा रहा है। इससे जो पश्चिम एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है एकदम चेंज हो जाएगी। साथ ही साथ इस्लामी दुनिया के जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं वो भी सऊदी अरबिया की बात मानने लगेंगे और इस प्रकार से अमेरिका मुस्लिम कंट्रीज़ को भी अपने अंडर में ले सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब इस्लामी कंट्री में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, इसलिए भी ठीक है कि भाई आप एक काम करिए, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है तो हमारे साथ में ट्रेड करिए। हालांकि देखा जाए दोनों देशों के जो रिलेशनशिप रहे हैं ना, उतने ज़्यादा भरोसेमंद भी नहीं हैं कि वो कंटिन्यू इस रास्ते पर चल सके। ठीक है, पिछले दशक में द्विपक्षीय विश्वास में हमें कमी देखने को मिली है। 1990-91 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की सेना को कुवैत से बाहर निकालने के लिए सेना तैनात करी थी, जो कि सऊदी अरब के लिए खतरा बन गई थी। पहली बात तो ये है। अब 2019 में सऊदी अरब के अबकैक और खुरैस स्थित बड़े तेल प्रसंस्करणों पर जब हमला हुआ था तो अमेरिका ने कुछ नहीं बोला, कुछ किया भी नहीं। इसके अलावा अमेरिका ने यमन युद्ध के दौरान कुछ हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उनका मिसयूज़ ना हो जाए करके। इसलिए भी सऊदी अरबिया थोड़ा सा खुश नहीं है। नॉर्मली देखा जाए ईरान के मामले में अमेरिका क्या सोचता है, पार्टिकुलरली परमाणु समझौते के हिसाब से परमाणु समझौते पर कभी अपने आप को पीछे खींच लेता है, ठीक है, कभी उसमें ट्रीटी में आ जाता है, तो ये यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो अमेरिकी पॉलिटिशियन हैं वो लोग सऊदी अरबिया की आलोचना करते हैं, क्योंकि पिछले दशक में आप देखेंगे चाइना के पैर यहाँ पर रूस के पैर बढ़ते चले जा रहे हैं। ईरान के साथ में भी सऊदी अरब की रिलेशनशिप क्लोज होते जा रही है। देखा जाए चाइना सऊदी अरब का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, ठीक है, जैसे कि उन्होंने दौरा भी किया था। तो जो सऊदी अरबिया है कच्चे तेल मार्केट को चलाने के लिए जो ओपेक के अंतर्गत रूस के साथ सहयोग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया ना ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर रहेगा, वो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी निर्भर रहना चाहता है। दूसरे नंबर की बात ये भी है कि यदि ये पैक्ट वहाँ पर लाया जा रहा है, वहाँ की संसद में पेश किया जा रहा है, तो उसके लिए भी उसको अच्छा खासा वोटिंग की ज़रूरत है। 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के शायद ये चीज़
सब लोग इसको मंजूरी कर सकें। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए बहुत सारी क्षेत्रीय घटनाएं घटित हो रहे हैं जिनके माध्यम से हम SAA को समझ सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमास द्वारा इजराइल पर किया गया हमला SAA को रोकने के लिए था। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि अमेरिका हमारे क्लोज आए। एक चीज़ ये बोली जाती है, ब्रिक्स में शामिल होने से सऊदी अरबिया को स्थिरता मिल गई है। ठीक है, BRICS, तो वो क्यों जाना चाहेगा अमेरिका की तरफ? वो ज़्यादा अमेरिका के साथ हाथ नहीं बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा देखा जाए ना, जो बाइडेन प्रशासन है, ठीक है, पर्सनली रूप से गाजा पीस ट्रीटी का क्रियान्वयन किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के प्रस्ताव का संचालन किया जा रहा है। तो आप यदि सिंगल ये सारी चीज़ें करते हैं, दूसरे को नहीं पूछते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो जाती है। दूसरे नंबर की बात यह है, सऊदी अरब चाहता है कि गाजा और इजराइल के बीच में युद्ध समाप्त होना चाहिए। तो अमेरिका अभी तक तो ये काम नहीं कर पाया है। अभी तक इसकी जो भी प्लानिंग है ना, वो फैल रही है। इसलिए सऊदी अरब भी इतने आसानी से भरोसा नहीं करता है। इसके अलावा उसको डर है कि भाई इजराइल हिजबुल्ला कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इजराइल हिजबुल्ला संघर्ष की आशंका है। और इजराइल के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये बयान आया था कि गाजा युद्ध 2024 के अंत तक चल सकता है, तो भी वो अमेरिका के ऊपर वो इतनी आसानी से बातचीत नहीं करने वाला है। वहीं यदि हम इंडिया की तरफ से बातचीत करें कि भाई भारत जो कि इस क्षेत्र का एक काफ़ी बड़ा पार्टी माना जाता है, ठीक है, इस क्षेत्र में अच्छी खासी उपस्थिति है, उसको शानदार ढंग से थोड़ी सी बार्गेनिंग पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कौन क्या बोल रहा है। साथ ही साथ देखा जाए एशिया की बात करें तो एशिया भारत के समग्र हित में रहने वाला है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्थिरता आएगी, आर्थिक अवसर पैदा होंगे। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक जो कहना चाहिए इंटीग्रेशन है उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके ऊपर अमेरिका ज़्यादा ध्यान देगा। ठीक उसी प्रकार से आपको इजराइल और सऊदी नेताओं के साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक्ट वेस्ट नीति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि वो लोग कब आगे आएंगे, इससे अच्छा मैं ही आगे आ जाता हूँ। इसके बाद यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु में जो जहरीली शराब पीने से लगभग 50 लोगों की डेथ हुई है। ये किस कारण से हुई है? आखिर लोग जहरीली शराब, सस्ती शराब पीने के लिए मजबूर क्यों हैं? इसके अलावा क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर इस आर्टिकल के माध्यम से हम फोकस करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तमिलनाडु के कुछ एरिया हैं, ठीक है, कुछ जगह है जहाँ से, और जगह का नाम है कालाकुरिची। ये नॉर्थ तमिलनाडु में पड़ता है, जहाँ पर 39 लोगों की जानें गई हैं। इन्होंने कंज्यूम किया था हूच लेस्ड विथ मैथेनॉल मिश्रित इन्होंने नकली शराब पी थी, जिसके चलते चलते इनकी जानें गई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, जिनकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। तो ये घटना बताती है कि तमिलनाडु की जो पॉलिसी है, तमिलनाडु अपने पॉलिसी में फेल हुआ है, पॉलिसी के इन्फोर्समेंट में उसकी फेल्योर हमको देखने को मिली है। यदि तमिलनाडु में हमको गुड गवर्नेंस देखने को मिलता तो शायद ये घटना घटित नहीं होती, क्योंकि गुड गवर्नेंस के माध्यम से आने वाली ये जो घटनाएं हैं इनको आप रोक सकते हैं। साथ ही साथ जो फॉल्ट लाइन है आप उनको रिमूव कर सकते हैं। इस प्रकार से जो लॉस हुआ है ह्यूमन लाइफ का, इसको भी आप रोक सकते थे यदि आप गुड गवर्नेंस करते तो। अब ये घटना ऐसा नहीं है कि पहली बार घटित हुई है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं 2023 में भी हमको देखने को मिली थी, जहां पर बोला जा रहा है कि जो मारा कन्नम एंड मधुरनाथक्कम है, ये भी नॉर्थ तमिलनाडु में ही पड़ता है, यहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी। ये बात क्लियर हो गई है कि जो इंडस्ट्रियल मेथेनॉल रहती है
इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है इलिसिट ब्रूरेज कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा। अवैध रूप से जो पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी चल रही हैं, ये कंपनियां इंडस्ट्रियल मेथनॉल का इस्तेमाल करती हैं शराब बनाने के लिए, या फिर शराब की जो नशा है, शराब के नशे को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। रीज़न की यदि हम बात करें, बहुत सारे लोग जिनकी जाने गई हैं उनकी फैमिली वाले बोल रहे हैं कि ये जो चीप हूच है ना, ये जो सस्ती शराब है, एकदम आसानी से अवेलेबल है इस रीजन में रेगुलर तरीके से। साथ ही साथ लोकल तरीके से जो बिकने वाली शराब है, इसकी कॉस्ट काफ़ी लो रहती है। यदि आप अल्कोहल लेने जाएंगे तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, शॉर्टकट में TASMAC बोला जाता है, तमिलनाडु की तरफ से जो शॉप में शराब बिकती है वो महंगी रहती है। सरकारों ने टैक्स बढ़ाना चालू कर दिया है, इससे क्या है, शराब महंगी हो गई। अब लोग जाते हैं सस्ती शराब की तरफ और इस प्रकार से वो बीमार पड़ते हैं, उनकी डेथ होती है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है हूच, मूनशाइन। तो मूनशाइन की यदि हम बात करें तो ये हाई प्रूफ शराब है जो कि पारंपरिक रूप से अवैध रूप से बनाई जाती है या फिर वितरित करी जाती है। ज़्यादातर मरने वालों की जो संख्या है वो डेली वेजेस वर्कर हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो एग्रेसिव प्राइस राइज हमको देखने को मिला है लिक्योर में, ठीक है, शराब का जो तेज़ी के साथ में प्राइस बढ़ रहा है ना, जिसके चलते चलते लोग TASMAC की शराब दुकान की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। जो रेगुलर ड्रिंकर्स लोग रहते हैं वो लोकल तौर पर तैयार शराब की तरफ में ज़्यादा जाते हैं। इसके अलावा जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है, उसने जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चालू कर दिया है एंड 1 मैन कमेटी का गठन किया है ताकि इस ट्रेजेडी की इंक्वायरी हो सके। साथ ही साथ इसमें आपको सोलाटियम देखने को मिलेगा, 10 लाख रुपया प्रत्येक फैमिली को दिया जाएगा जिनकी जाने गई हैं। साथ ही 50,000 रुपया उनको दिया जाएगा जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसके अलावा जो CBCID है उसको इन्वेस्टिगेशन का काम दिया है कि आप जो है जांच पड़ताल करेंगे। एक अन्य प्रकार की मिलावट मतलब मेथेनॉल का प्रयोग किया जाना। मेथेनॉल भी एक प्रकार से अल्कोहल का बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एंड इसका इस्तेमाल किया जाता है मूनशाइन में ताकि स्ट्रेंथ किया जा सके इसकी नशे को, इसकी नशा को बढ़ाने के लिए। ये एक प्रकार से देखा जाए ना तो पॉइजन का काम करती है, यहाँ तक कि यदि आप वेरी स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं तो इससे आपका लीवर फेल हो जाता है, आपको अंधापन हो सकता है या फिर आपकी डेथ हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि सरकार की तरफ से कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारी जो सरकारें हैं उन्होंने शिफ्ट किया है स्टेट की पोजीशन को ऑन अलाउइंग और बैनिंग द ब्रीवरेज ऑफ अरैक। बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो कि अलाउ कर रही हैं शराब को, ठीक है, या फिर बैन कर दे रही हैं, 2 प्रकार से हो सकता है। वहीं जो TSMAC है 2002 में एक जो मेजर्स अपनाया गया था जिसके माध्यम से कंट्रोल की गई थी डेथ्स ड्यू टू हूच आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन वाज सेलिंग लो कॉस्ट लिक्योर थ्रू TSMAC इन 2002। एक चीज़ ये हो सकती है कि सस्ती शराब बेची जाए शराब की दुकानों में तो लोग वहाँ बाहर से नहीं खरीदेंगे जहरीली शराब, दुकान से ही शराब खरीदेंगे। उस साल बोला जाता है कि ये जो मेथेनॉल था ना, इसको तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर में लाया गया था एंड जो मेथेनॉल की सप्लाई है ना उसमें कानून बनाए गए कि भाई इसको आसानी से अवेलेबल नहीं होने देना है। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे जो काला कुरुची वाला एरिया है यहाँ पर मेथेनॉल आसानी से मिल जा रही है। आगे हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं और क्या हमको करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात तो ये है कि राज्य में जो अवैध शराब बनाने वाली छोटी मोटी काम धाम जहाँ चल रहे हैं उनको बंद करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ शराब आप पिएंगे तो ये खतरा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक करिए। लोगों को यदि जागरूक करेंगे शराब के खतरों के बारे में तो भी आप इस प्रकार की डेथों को रोक सकते हैं।